Hello everyone, welcome back to the Royal Physics. This is Engineer D. N. Roy, ex-faculty of Super 13 Bansal. 8 to 10 years of teaching experience. Today we will study fifth application of Gauss theorem, that is electric field due to uniformly charged sphere, solid sphere. यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है। इसके पहले जो स्फेयर हमने पढ़ा था वो हॉलो स्फेयर था। हॉलो स्फेयर में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके सरफेस पे होगा। चूँकि हॉलो है उसके अंदर तो कुछ होगा नहीं, उसके अंदर तो खाली होगा। बट अगर मेटल का सॉलिड स्फेयर होता है तो हॉलो स्फेयर की तरह ही बिहेव करता है, बिकॉज मेटल का जो स्फेयर है, मेटल का सॉलिड स्फेयर है, उसको अगर हम चार्ज करेंगे तो सारा के सारा जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज उसके सरफेस पे ही आ जाता है। देन दैट सॉलिड स्फेयर इन केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड स्फेयर आल्सो बिहेव्स लाइक अ हॉलो स्फेयर, बट इन दिस केस दिस सॉलिड स्फेयर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर। किसका बना हुआ है? इंसुलेटर का बना हुआ है। ठीक है, तो जब इंसुलेटर का सॉलिड स्फेयर है उसको हम चार्ज करेंगे तो चार्ज उसके वॉल्यूम में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सरफेस पे आ जाएगा, उसके वॉल्यूम में भी रहेगा। जैसे सपोज दैट आप बेसन की लड्डू बनाते हैं तो बेसन को अगर हम इलेक्ट्रीफाई कर दें, चार्ज कर दें, उसके बाद हम लड्डू बनाएं तो वो चार्ज तो अंदर भी रह जाएगा ना। अगर बेसन को यूनिफॉर्मली हम चार्ज कर दें उसके बाद लड्डू बनाएं तो चार्ज जो होगा उसके अंदर भी रह जाएगा, वॉल्यूम में भी रह जाएगा। तो वैसा ही कुछ है। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन कैसे होगा देखेंगे हम। सपोज दैट we have a solid sphere of radius r which is uniformly charged throughout its volume। पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक दैट। टोटल चार्ज हमने Q दिया और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी हमने बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हियर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर अ स्मॉल वॉल्यूम। ऐसे भी हम डिफाइन किए थे ना, रो हो गया। इसका यूज करेंगे हम। तो टोटल चार्ज हमने Q दिया, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, रो हो गया। तो इस केस में भी हम 3 केसेस को स्टडी करेंगे। 1, when the point P lies outside the sphere somewhere here, and when the point P lies at the surface of the sphere, and when the point P lies inside the sphere. Okay, there are 3 cases। अगर पॉइंट P स्फेयर के बाहर चला जाए, सरफेस पे चला जाए और P पॉइंट अंदर चला जाए, इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे बाय गॉस थ्योरम। मैथमेटिकली भी हम डिराइव कर सकते हैं लेकिन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। गॉस थ्योरम एक सिंपलेस्ट वे है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से गॉस थ्योरम के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं मैथमेटिकली भी। दैट मीन्स एक स्मॉल वॉल्यूम मानेंगे, उसमें स्मॉल चार्ज dq होगा, उस स्मॉल चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड dE क्रिएट होगा, उस D को इंटीग्रेट करेंगे, प्रॉपर लिमिट लगाएंगे। और इंटीग्रेशन किसी भी टाइप से आ सकता है, सिंपल इंटीग्रेशन भी हो सकता है, नहीं तो बहुत हार्ड इंटीग्रेशन भी हो सकता है।
अगर सिंपल इंटीग्रेशन होगा तो बहुत आसानी से सोल्व होगा, हार्ड इंटीग्रेशन होगा तो उसमें इंटीग्रेशन का बहुत सारे प्रॉपर्टी भी लगाया जा सकता है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। बट गॉस थ्योरम से बहुत इजी वे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेते हैं। एंड आपके सिलेबस में गॉस थ्योरम से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है, वो मैथमेटिकली नहीं। एंड इवन कंपटीशन में भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए या गॉस थ्योरम से आपको डिराइव करने आना चाहिए, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट केस लगाते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन पॉइंट P lies outside sphere, अगर पॉइंट P स्फेयर के बाहर हो तब कैसे डिराइव करेंगे? तो देखिए फिर से हम इस स्फेयर को बना रहे हैं, सेम स्फेयर है, स्पेस कम होने की वजह से छोटा हमने बनाया। ऐसा आपको नहीं समझना है कि स्फेयर का रेडियस घट गया, कम हो गया, साइज इसका कम हो गया, ऐसा कुछ। रेडियस इसका r है, पॉइंट P देखिए आउटसाइड है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेयर एंड सेंटर को हमने O मान लिया और ये पॉइंट P हो गया। पॉइंट P से पास करते हुए स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जिस हाइपोथेटिकल सरफेस का यूज करते हैं हम, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जिस इमेजिनरी सरफेस का हम यूज करते हैं, जिस इमेजिनरी क्लोज सरफेस का यूज करते हैं, दैट इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, रिमेंबर दैट, ओके। तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए। स्फेयर है तो स्फेयर हमने मान लिया, स्फेयर सिलेंडर से ही ऑलमोस्ट काम चल जाएगा आपको। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गॉसियन सरफेस का डेफिनेट शेप क्या होता है, तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। किसी भी शेप एंड साइज का गॉसियन सरफेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्फेयर ही होना चाहिए, सिलेंडर ही होना चाहिए, कुछ भी जिगजैग टाइप के भी हो सकता है, ठीक है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबाइड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा सरफेस मानने से हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, दैट्स इनफ, ओके। तो O एंड P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल r मान लिया एंड स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हमने माना। दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, मतलब गॉस का सरफेस बोला जाता है। गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया, दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एक स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर करना है, dA, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही होगा ना। अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता, ओके। ये हो गया। अब हम अप्लाई कर देंगे गॉस थ्योरम, बहुत ही सिंपल है, गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई, थोड़ा स्टेटमेंट बना करके लिखेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और अच्छा मार्क्स मिल सकता है आपको। अप्लाई गॉस थ्योरम, जैसे जैसे आप क्या कर देंगे ना, प्रूफ कर देंगे तो थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA
क्या होना चाहिए, क्यू नेट इनक्लोज्ड, क्यू नेट इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस ओवर एप्सिलॉन 0। यही तो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज नथिंग, अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे ना तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। आप चीजों को समझिए और उसी को एक्सप्रेस कर दीजिए। दिस इज द साइंस। साइंस में रटना नहीं है, समझना है, दिमाग में बैठाना है, उसी को आपको एक्सप्रेस कर देना है। कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0 ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0। तो अप्लाई कीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है। टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो Q, अरे भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, Q ही तो है। तो Q ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0, Q ओवर एप्सिलॉन 0। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आ जाएगा, बिकॉज P पॉइंट यहाँ है, यहाँ है। किसी भी पॉइंट पे अगर P पॉइंट चला जाएगा तो सेंटर से डिस्टेंस सेम ही रहेगा, R ही रहेगा। तो जब R रहेगा तो बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें। दैट मीन्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया cos 0 का वैल्यू 1, क्लोज इंटीग्रल डी ए इक्वल टू क्यू ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया। तो ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए, दैट मीन्स ये हो गया डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, टोटल ऐड करते जाओ। क्लोज का मतलब जहां है वहीं पे आ जाओ। तो डी ए डी ए डी ए पूरा क्लोज सरफेस होगा। दैट मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, वही हो जाएगा ना। स्फेयर का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे r है ना, स्मॉल r स्क्वायर लेंगे, बिकॉज सरफेस एरिया का फॉर्मूला गॉसियन सरफेस के लिए लिखना है, इसके लिए नहीं। जो ओरिजिनल स्फेयर है उसका सरफेस एरिया हमें नहीं चाहिए। सरफेस एरिया किसका चाहिए, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया चाहिए। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस इज द सिंपल फार्मूला। दिस फार्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। अरे देखो ध्यान से, यही फार्मूला आ गया, वही फार्मूला आ गया जो कि एक पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट P से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड होता है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही होता ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। एंड हॉलो स्फेयर, अगर हॉलो स्फेयर के सरफेस पे, दिस इज द हॉलो स्फेयर, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो इस हॉलो स्फेयर की वजह से जिस पे Q चार्ज है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है। दैट मीन्स इस सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर चाहे हॉलो स्फेयर के सरफेस पे चार्ज हो, चाहे एक पॉइंट चार्ज हो, Q चार्ज हो, r डिस्टेंस पे ही पॉइंट P सिचुएटेड है, सबके लिए फार्मूला सेम ही है। रिमेंबर दैट दिस इज द पॉइंट चार्ज, दिस इज द पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट P situated at distance r. Then the electric field at point P 1/4 pi epsilon 0 q over r square, and same Q charge, if same Q charge distributed over the hollow surface of the hollow sphere, obviously hollow sphere के surface पे ही चार्ज हो सकता है, अंदर नहीं हो सकता बिकॉज hollow है।
एयर है और वैक्यूम है, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P सिचुएटेड है, तो उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना ही होगा, 1/4πε0 Q/r² ही होगा। एंड सेम Q चार्ज अगर एक सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दिस इज द सेम Q चार्ज सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P सिचुएटेड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सेम ही होता है। कंफ्यूज नहीं करना है। देखो हमने डिराइव कर दिया ना, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आउटसाइड पॉइंट P हमने कंसीडर किया एंड पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर के बीच के डिस्टेंस स्मॉल r हमने मान लिया एंड स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस आपको कंसीडर करना है और उस गॉसियन सरफेस P पॉइंट से ही पास करना चाहिए। ऑब्वियसली स्मॉल r रेडियस का स्फीयर बनाएंगे तो P पॉइंट से ही पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया, एरिया वेक्टर dA वेक्टर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है कि नहीं होता। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। गॉस थ्योरम लगा दिए, अप्लाई गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। गॉस थ्योरम इज व्हाट, क्लोज इंटीग्रल होना चाहिए, ओपन इंटीग्रल नहीं, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q नेट इनक्लोज्ड ओवर ε0। अगर गॉस थ्योरम में आपको प्रॉब्लम हो रहा तो प्लीज गॉस थ्योरम वाला वीडियो देखिए, 100% क्लियर हो जाएगा। उसमें 1 2 3 छोटे हमने एग्जांपल्स भी कराया है विच मेक्स मोर क्लियर गॉस थ्योरम। ओके, तो E डॉट dA इक्वल टू EDA cos 0 हो गया बिकॉज थीटा 0 है एंड Q नेट इनक्लोज्ड, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो Q ओवर क्या हो गया, ε0 हो गया। बस सोल्व करते जाइए, क्लोज इंटीग्रल dA क्या हो जाएगा, ऐसे भी देखिए dA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा एंड A इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, तो 4πr² E निकालेंगे, डिवीजन में चला जाएगा 1/4πε0। दैट मीन्स पॉइंट चार्ज एंड होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर तीनों के लिए फार्मूला सेम ही होता है अगर पॉइंट P आउटसाइड हो। रिमेंबर दैट, पॉइंट P क्या हो, आउटसाइड हो, तो तीनों के लिए फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, देखिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। प्लस Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस दैट मीन्स 2 मीटर पे पॉइंट P सिचुएटेड है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस में क्या है, हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, इस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q इक्वल टू मान लेते हैं 5 कूलम, इस पे Q चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q इक्वल टू 5 कूलम ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इस हॉलो स्फीयर के सेंटर O से P पॉइंट दैट मीन्स 2 मीटर P पॉइंट सिचुएटेड है at a distance 2 meter from the center of the hollow sphere and third case is the हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दैट। ओके, एंड इसके सेंटर से R इक्वल टू 2 मीटर पे ही पॉइंट P सिचुएटेड है। तो आपसे पूछा गया है, Q चार्ज ही है, सेम Q चार्ज 5 कूलम भी है, आपसे पूछा गया है फाइंड magnitude of electric
फील्ड इन ईच केस। प्रत्येक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो सभी केस के लिए फार्मूला सेम ही होगा, आंसर भी सेम होगा। क्या हो जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁴ क्या होता है 9 होता है। क्यू कितना है 5, आर कितना है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इतना न्यूटन पर कूलम हो गया। इसी को सोल्व कर दीजिए। तो बहुत सिंपल है। आई होप वेरी मच क्लियर। इसको कॉपी कर लीजिए। फिर सेकंड केस पे आते हैं। फर्स्ट केस हुआ है सॉलिड स्फीयर का, सेकंड केस क्या होगा, व्हेन द पॉइंट P लाइज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो यू कैन मेक द हेडिंग, you can write the heading second heading when point P lies at surface of सॉलिड स्फीयर। अगर पॉइंट P सरफेस पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए, Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। इसके पूरे वॉल्यूम में क्या है, Q चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, O पॉइंट हो गया, रेडियस इसका कैपिटल R है, एंड P पॉइंट एट द सरफेस, या स्मॉलर डिस्टेंस मान लीजिए। O पॉइंट एंड P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r, जो कि यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा ना। तो क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस बनाना ऑफ रेडियस स्मॉल r, स्मॉलर बोले चाहे कैपिटल R। तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, जो सॉलिड का सरफेस है ना उसी से कोइंसाइड कर जाएगा। इस केस में क्या होगा ना, इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस विल कोइंसाइड टू द ओरिजिनल सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओके, तो कोइंसाइड कर गया तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आ गया। आप क्या करोगे, आफ्टर दैट कंसीडर एरिया वेक्टर dA। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q नेट इनक्लोज्ड, Q नेट इनक्लोज्ड ओवर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ओवर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q ही है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो अगर आप इसको एक्सप्लिट करोगे, दैट मीन्स इस फार्मूला को A डॉट B का फार्मूला अप्लाई करोगे, तो A डॉट B का फार्मूला क्या होता है, AB cos थीटा होता है। तो E डॉट DA का फार्मूला क्या हो जाएगा, EDA cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ये आ गया इक्वल टू Q ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया। तो E बाहर आ गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है,
तो इंटीग्रल क्या हो गया, डी ए इक्वल टू क्यू ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया, ए इंटू ए इक्वल टू क्लोज क्यू ओवर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो गया, एंड ई सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, बिकॉज स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है ना, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्यू ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया, तो E इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है, क्यू ओवर क्या हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, ये फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। दैट मीन्स सरफेस पे फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर नहीं कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर की क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये फार्मूला आ गया। अभी तक फार्मूला फर्स्ट केस एंड सेकंड केस जो आया है हॉलो स्फीयर के जो फार्मूला आया था उसके बराबर ही है, बिकॉज हॉलो स्फीयर के बाहर जब पॉइंट पी था तो फार्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, एंड सॉलिड स्फीयर के लिए भी सेम फार्मूला आया है व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर, एंड व्हेन द पॉइंट पी लाइज एट सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, अगर सरफेस पे है तो फार्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, सेम फार्मूला आया था फॉर द हॉलो स्फीयर। ओके, तो अभी तक तो एकदम एग्जैक्टली दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का प्रोसेस सेम है, बट थर्ड केस विल बी डिफरेंट। जो थर्ड केस होगा बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक्सप्रेशन भी अलग आएगा और उसका थोड़ा सा प्रोसेस भी अलग होगा। दैट मीन्स थोड़ा सा उसमें हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट का यूज करेंगे, और जो फार्मूला आएगा थर्ड केस का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में, चाहे कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, बहुत सारे कंपटीशन में ये उसका फार्मूला का उससे ग्राफ जो आएगा पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो थर्ड केस आई होप ये वाली समझ में आ गया होगा। दिस इज द सेकेंड केस, वेरी वेरी सिंपल, सेम एज द हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का जो फार्मूला है, स्टेप्स है, उसके जैसा ही है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, बट थर्ड केस क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। देखिए यहाँ पे थर्ड केस इज व्हाट, व्हेन पॉइंट P lies inside sphere, that means solid sphere। केवल स्फीयर बोले तो सॉलिड स्फीयर ही कंसीडर करना है आपको, हॉलो स्फीयर को अलग से बोल देगा कि भाई हॉलो स्फीयर है। व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, अगर पॉइंट P स्फीयर के अंदर चला जाए, इनसाइड पॉइंट पे चला जाए, तो उस इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए कैसे हम डिराइव करेंगे, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना रहे हैं, थोड़ा स्फेरिकल ओवल बन गया, थोड़ा सा स्फेरिकल हम बना रहे हैं इसको। इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
रेडियस r हो गया। P पॉइंट यहाँ पे कहीं है, O पॉइंट हो गया, O पॉइंट एंड P पॉइंट के डिस्टेंस स्मॉल r हो गया। अब देखिए P पॉइंट क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर के अंदर चला गया ना। जब P पॉइंट सॉलिड स्फीयर के अंदर चला जाएगा तो इस केस में क्या होगा, स्मॉल r विल बी लेस देन द कैपिटल R, होगा कि नहीं होगा? स्मॉल r विल बी लेस देन द कैपिटल R। फर्स्ट केस में क्या होगा, जब P पॉइंट बाहर चला जाएगा तो स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन द कैपिटल R। जब सरफेस पे चल जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। एंड P पॉइंट अगर इनसाइड अंदर चला जाए तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, लेस देन द कैपिटल R हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके अंदर जो चार्ज है ना वो कितना है, Q है। टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल ही होगा बिकॉज स्फेयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। स्मॉल r रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, लाइक दैट। स्फेरिकल बनाएंगे आप, लाइक दैट। वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। स्मॉल r रेडियस का हमने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया। दिस इज द, लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज द गॉसियन सरफेस। गॉस का सरफेस है भाई, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये गॉस का सरफेस हो गया, गॉस का सरफेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई, वही अप्लाई करेंगे, अप्लाई और यूज। अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ को हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इक्वल टू Q नेट इनक्लोज्ड, लिख दीजिए, नहीं भी लिख सकते हैं, Q नेट इनक्लोज्ड ओवर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। यही होता है ना गॉस थ्योरम। इसको अप्लाई करेंगे हम कैसे, इसमें एक एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे dA। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, E। क्यों इधर होगा, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना, अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो इनवर्ट डायरेक्शन में होता, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो DA एंड E के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्लोज इंटीग्रल E dA cos 0, cos 0 हो जाएगा ना, डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, AB cos थीटा, तो E डॉट dA क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है, इक्वल टू Q नेट ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया। Q नेट ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया। Q नेट लिख दीजिए, Q नेट ओवर एप्सिलॉन 0। क्लोज इंटीग्रल E dA इंटू 1, cos 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू Q नेट ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0, Q नेट ओवर एप्सिलॉन 0। E बाहर आ गया यहाँ से, dA। अब Q नेट इनक्लोज्ड का वैल्यू लिख दीजिए। Q नेट इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या होगा, बस यहीं पे आपको समझना है और यहीं पे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डेरिवेशन के ड्यूरिंग यहीं पे गलत करते हैं। Q नेट कैसे निकालेंगे, Q नेट कैसे निकालेंगे, अगर इसका चार्ज डेंसिटी हम क्या मान ले, इसका चार्ज डेंसिटी अगर रो मान ले, टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी कितना मान ले हम, रो मान ले, तो Q नेट कैसे निकालेंगे हम, रो इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों गॉसियन स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है उसी से हमें मतलब है। अरे भाई इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है उससे हमें मतलब है, तो डेंसिटी हमें पता है,
वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो चार्ज हमें मिलता जाएगा। डेंसिटी इजकल टू चार्ज, डेंसिटी इजकल टू चार्ज ओवर वॉल्यूम, तो चार्ज इजकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम कम होगा तो चार्ज भी उसमें कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो हमें कितने चार्ज से मतलब है, नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उससे हमें मतलब है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कैसे निकालेंगे हम? गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम होता है ना 4/3 पाई आर का क्यूब। तो जो आर होगा ना, आर रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस होगा। आर क्या होगा? रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस होगा 4/3। दिस इज द चार्ज डेंसिटी। इफ वी मल्टीप्लाई चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, we will get net charge enclosed within the Gaussian surface. Okay, this is the main step, this is the important step. जो Q net होगा ना, रो into volume of Gaussian surface, that means volume of Gaussian sphere, in this case sphere ना, तो वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब हो गया। क्यू नेट ए आ गया। अब देखिए ए इंटू इंटीग्रल डी ए, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, डी ए को इंटीग्रेट करते जाएंगे, डी ए छोटा सा एरिया, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। डेंसिटी इंटू ओवर एप्सिलॉन 0 भी होगा। डेंसिटी इंटू 4 पाई आर का क्यूब ओवर 3 इंटू क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया। अब इसी को सॉल्व कीजिए। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन 0। रिमेंबर दैट, इस फार्मूला को याद रखना है। आईआईटी में ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, सब्जेक्टिव में पूछ चुका है। इस क्वेश्चंस को करवाऊंगा, आईआईटी का प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। सारे के सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। जितना कंसेप्ट हम बता रहे हैं उसी कंसेप्ट के यूज से, उसी कंसेप्ट को यूज करके आईआईटी मेंस एडवांस सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताऊंगा। बस उसमें क्वेश्चंस को समझना होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। जब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो कंसेप्ट कैसे आप अप्लाई करेंगे? ठीक है, तो उसका अलग से हम एक सीरीज ही बनाएंगे। प्रीवियस ईयर आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का एक अलग सीरीज बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स आईआईटी मेंस एडवांस का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज बुक में तो सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस होता है उसका सॉल्यूशन भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। सिंपल होगा उसका तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस होगा उसका सॉल्यूशन भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके एक्सप्लेन करके उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, तो फार्मूला आ गया रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन 0 एंड रो का भी वैल्यू लिख सकते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब। ये भी तो लिख सकते हैं हम। रो इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी तो सेम ही होगा ना, चाहे पूरे का डेंसिटी बोलो, चाहे स्मॉल का डेंसिटी बोलो, चाहे लार्ज का डेंसिटी बोलो, डेंसिटी तो सेम ही होता है ना। जैसे वाटर का डेंसिटी क्या होता है? जनरली नॉर्मल वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1000 kg/m³ होता है। तो आप एक बकेट में पानी लो, उसका डेंसिटी उतना ही होगा। एक छोटे सा जो सीसी है उसमें पानी लो, बॉटल में पानी को भर दो, डेंसिटी वही होगा। ठीक है, टैंक में जो छत पे जो टैंक होता है उसमें अगर वही पानी है तो डेंसिटी उसका सेम हो गया। दैट मीन्स डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता भाई, डेंसिटी तो एक रेशियो है। डेंसिटी क्या है? रेशियो है। तो डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम डेंसिटी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा? देखिए
4q/q इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई r का क्यूब इंटू स्मॉल r ओवर 3 एप्सिलॉन 0। 3 से 3 कट गया ना, तो देखिए फॉर्मूला क्या आ गया, E इक्वल टू फार्मूला आ गया, E इक्वल टू फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिख रहा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू आर ओवर आर का क्यूब। तो इस दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। डेंसिटी के टर्म में सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन 0। रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है एंड एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर is directly proportional to the small r, that means distance between center and p point inside the sphere। okay, तो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर ओवर आर क्यूब आ गया। डेंसिटी के टर्म में रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन 0 आ गया एंड चार्ज के टर्म में क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर का क्या आ गया, क्यूब आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है एंड इसका डेरिवेशन बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में आता है। तो फिर से एक बार डेरिवेशन देखिए, क्या कह रहा है डेरिवेशन, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, अगर अंदर चला जाए तो O पॉइंट एंड P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r मान लेना है एंड स्मॉलर रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेना है। बस उसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई कर देना है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA, दैट मीन्स नेट फ्लक्स इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0। दिस इज द गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। बस अप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, दैट मीन्स गॉसियन सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। वी कंसीडर ए स्मॉल एरिया वेक्टर ओवर द गॉसियन सरफेस whose direction will be outward perpendicular, not inward, outward perpendicular to the surface, okay, like in this direction dA, and electric field भी इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करेंगे ना, E डॉट dA, EDA cos 0 हो गया, EDA cos 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, इंटू dA हो गया, E बाहर आ गया, इंटीग्रल dA हो गया, क्यू नेट ओवर एप्सिलॉन 0। नेट चार्ज, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, इसको कैसे निकालेंगे, यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है। तो बहुत सिंपल है, हमने चार्ज डेंसिटी रो मान लिया, डेंसिटी पता हो गया यार। जब डेंसिटी पता हो गया तो टोटल चार्ज निकालना, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वॉल्यूम से क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम लेना है, क्या सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम लेना है, क्या टोटल सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम लेना है, तो नहीं, हमें तो उस चार्ज से मतलब है, हमें तो इनक्लोज चार्ज से मतलब है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो गॉसियन सरफेस के, दैट मीन्स गॉसियन स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेट चार्ज आ गया। यहाँ पे देखिए नेट चार्ज हमने लिख दिया है, नेट चार्ज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, ई डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, दैट मीन्स गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो 4πr² हो गया। तो बहुत सिंपल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ρr/3ε0। इस दोनों फार्मूला को आपको याद रखना, फार्मूले पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो तुरंत बन जाएगा।
रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन 0। एंड अगर हम रो को रिप्लेस कर देंगे चार्ज के टर्म्स में, दैट मीन्स रो इजकल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इजकल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, तो रो का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। सोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/4πε0 क्यू आर ओवर कैपिटल आर का क्यूब आ गया। तो बहुत सिंपल है। देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार कंपटीशन में ग्राफ से क्वेश्चंस पूछ चुका है, कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर द चार्ज सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट है, उससे रिलेटेड पूछा है। तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। देखिए पहले हम इसका वेरिएशन देखते हैं कैसे वेरी करता है। वेरिएशन की बात करते हैं, वेरिएशन की बात करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट केस में जो फार्मूला आया ई आउटसाइड आया, क्या आया, ई आउटसाइड आया। ई आउटसाइड का फार्मूला क्या आया, 1/4 क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। सेकेंड केस में क्या आ गया, सेकेंड केस में ई एट द सरफेस, ई एट द सरफेस। अगर सरफेस की हम बात करें, किसकी बात करें हम, सरफेस की बात करें, तो 1/4 क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। अगर हम इनसाइड की बात करें, ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो क्या आ गया, रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन 0, क्या गया, रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन 0, रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन 0 आ गया। और एक क्या फार्मूला आया, 1/4 क्या आया, एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू आर ओवर क्या आ गया, कैपिटल आर का क्यूब आ गया। तो देखिए कैसे वेरी कर रहा है, आउटसाइड कैसे वेरी कर रहा है बताइए, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। सरफेस पे तो कांस्टेंट ही है, थ्रू आउट द सरफेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्फीयर के सरफेस पे कहीं भी चले जाइए फार्मूला सेम ही मिलेगा। एंड अगर हम इनसाइड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्मॉल आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्मॉल आर। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। अगर एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है तो आप ग्राफ के साथ बना करके आएँ, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नीट एंड क्लीन ग्राफ बना करके आइए, अच्छा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स नहीं काटेगा। ओके, तो देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे हम, इस टाइप से एक हम सॉलिड स्फीयर का प्रोटोटाइप बना देंगे। रफली अगर आपके पास सर्कल करने वाला कोई डिवाइस हो तो उससे बना लीजिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे चार्ज को दिखा दीजिए। चलिए थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, सो दैट ग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। इसके अंदर क्यू चार्ज, कुछ ऐसे चार्ज को दिखा दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं गंदा करना है डायग्राम को, लाइक दैट। ये सेंटर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाई एक्सिस and distance on the x axis, O is the center of the solid sphere। तो बताइए इनसाइड क्या, पहले तो इनसाइड है ना, तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्मॉल आर है, तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्मॉल आर है। देखिए ऐसे डॉट डॉट करके बनाएंगे, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्मॉल आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्मॉल आर है। अभी हम इनसाइड है, देखिए अ स्मॉल आर, पी पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो इनसाइड है, पी पॉइंट यहाँ पे होगा तो अभी अब इनसाइड है। दैट मीन्स सेंटर से लेकर के सरफेस तक, सेंटर से लेकर के सरफेस तक, कैपिटल आर तक ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाई इजकल टू एम एक्स पढ़े हैं ना,
y इजकल टू एम एक्स। ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है ना, तो y इजकल टू एम एक्स का ग्राफ हो गया। y इजकल टू एम एक्स, देखिए y इजकल टू एम, ये स्लोप हो गया, y इजकल टू एम एक्स स्लोप हो गया, रो ओवर 3 एप्सिलॉन 0 इस ग्राफ का स्लोप हो गया, y इजकल टू एम एक्स। एंड r इज द x ना, r इज द x, इसको हमने y माना ना और इसको हमने क्या माना? x माना। ठीक है, सरफेस तक। एंड सरफेस पे ये सरफेस पे अब हम आ गए। ठीक है, सरफेस के बाद दैट मीन्स आउटसाइड, सरफेस के बाद क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। तो आउटसाइड कैसा वेरिएशन है? 1/r² का वेरिएशन है। आउटसाइड वेरिएशन क्या है? 1/r² है। आउटसाइड वेरिएशन कैसा है? 1/r² है, 1/r² वेरिएशन हो गया। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द चार्ज सॉलिड स्फीयर। बहुत ही सिंपल ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। बहुत सारे बुक में ना ये सॉलिड स्फीयर को नहीं बनाएगा, केवल ऐसे ग्राफ बना देगा, वो भी चलेगा, ऐसे ग्राफ बना रहेगा और यहाँ पे लिख देगा ना स्मॉल r इक्वल टू क्या है? कैपिटल R है। यहाँ पे देखिए स्मॉल r कैपिटल R की क्या है? बराबर है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इस सरफेस का फील्ड हो गया। इसको सॉलिड लाइन से नहीं बनाएंगे, डॉट लाइन से बनाएंगे इसको। सॉलिड लाइन का मतलब एक्चुअल ग्राफ। ओके, एक ग्राफ एक्चुअल ग्राफ हो गया, एक ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, तो सरफेस पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4 क्या होगा? एप्सिलॉन 0 Q ओवर कैपिटल R² एट द सरफेस हो गया। तो दिस इज द ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और आप ऐसा भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा बना देते हैं सॉलिड स्फीयर तो थोड़ा ग्राफ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा बना दीजिए और ऐसा बना दीजिए। तो इनसाइड कैसा वेरिएशन है दिखा देंगे। यहाँ पे वेरिएशन हम इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। इनसाइड ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है एंड आउटसाइड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, स्क्वायर ऑफ द स्मॉल r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, अब देखिए एक नोट करके एक इम्पॉर्टेंट बात लिखाते हैं हम। दैट मीन्स इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, देखिए नोट करके लिख लीजिए। ये काम आएगा जब हम IIT के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें काम आएगा। नोट नंबर फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अगर इनसाइड की बात करें वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इनसाइड मैग्नीट्यूड कितना है? ρr ओवर 3 एप्सिलॉन 0 है। इनटू डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज यूनिट वेक्टर में ओनली क्या होता है? डायरेक्शन ही होता है। तो फिर क्या कर देंगे? ρr ओवर 3 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे हम? r वेक्टर। जो r है ना, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है, उसी का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, बिकॉज उसके टर्म्स में एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होगा। तो ये हो गया। तो आप बताइए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद है आपको? यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। याद कीजिए क्लास 11th में यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड होता है फॉर्मूला। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या गया? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो इस r से इस r को कैंसिल कर देंगे, तो इस r से इस r को हम कैंसिल कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा? इस r और इस r से इस r को कैंसिल कर देंगे,
चलिए नोट नंबर 1 ही रहने दें। तो क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन वेक्टर फॉर्म इजकल टू रो आर वेक्टर ओवर क्या हो गया, थोड़ी एप्सिलॉन 0 हो गया। दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। सपोज दैट ए चार्ज्ड